हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक। जो प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उन पर जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर नाम लिए गए हैं जिनसे रिलेटेड अगर आप देखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक रहता है हमारा, उससे कई जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उस पर जो है आज हमारी वीडियो होने वाली है। इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष से संबंध रखते हैं, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। सभी इनको जो है भली भांति जानते होंगे आप सुनीता विलियम्स को। सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 19 सितंबर 1965 में हुआ था, है ना। ये जो है अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। इनको भारतीय मूल के वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। हम इनको भारतीय मूल के भी वैज्ञानिक कहते हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकीय वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। किसको? सुनीता विलियम्स को। सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है वो ओहियो एक क्षेत्र है हमारा, अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो ओहियो में जो है अमेरिका, ओहियो में विलियम्स जो है सुनीता विलियम्स का जो है जन्म हुआ था। उनको जो है भारतीय मूल की अमेरिकीय वैज्ञानिक कहा जाता है। फिर बात करते हैं इनको भारतीय मूल की, और इनका जो संबंध है वो अहमदाबाद से ये संबंध रखती हैं। अगर बात करें हम भारत में, तो भारत में ये अहमदाबाद से संबंध रखती हैं। इनकी अगर हम अनुभव की बात करें तो इनके द्वारा जो है 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया गया था, है ना। 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का जैसे कि आपने देखा होगा सैटेलाइट के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष पर जो है जाया जाता है और वहाँ की यात्रा की जाती है। तो 192 दिनों का अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड जो है सुनीता विलियम्स द्वारा बनाया गया था। ठीक है। 16 अप्रैल 2007 में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली प्रथम महिला बन गई थी ये। मतलब ये एक ऐसी प्रथम महिला थी या प्रथम वैज्ञानिक भी हम इनको कह सकते हैं जिनके द्वारा जो है बोस्टन मैराथन होती है ना, मैराथन मतलब रेस होती है ना एक तरीके की। तो जो वो मैराथन थी, उस मैराथन में दौड़ने का जिसका नाम था बोस्टन मैराथन। तो इस बोस्टन मैराथन में दौड़ने के लिए जो प्रथम वैज्ञानिक जो थी, महिला वैज्ञानिक, वो थी सुनीता विलियम्स। मतलब बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली प्रथम महिला बन चुकी थी हमारी सुनीता विलियम्स। बहुत सारे फैक्ट हैं। सन 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है मेडल दिए जाते हैं, बहुत सारे पद्म विभूषण, है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, उसी के साथ आप देखेंगे भारत रत्न, इस प्रकार से जो है सम्मानित किया जाता है। जो देश के नागरिकों को दिया जाता है, देश के बाहरी नागरिकों को भी दिया जाता है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो हमारा सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, और पद्म भूषण के बाद आता है पद्मश्री। तो इस तरीके से अवार्ड दिए जाते हैं। कई वैज्ञानिकों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो उन्हीं में अगर हम बात करें तो सुनीता विलियम्स को जो है पद्म विभूषण दिया गया है भारत के अंतर्गत। सन 2003 को गुजरात के विश्वविद्यालय से इनके द्वारा पढ़ाई भी की गई है, ये आपको याद रखना है। ये इनके द्वारा सन 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय से ये संबंध रखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सुनीता विलियम्स के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि जो है इनको भी दी गई है। डॉक्टरेट की उपाधि भी सुनीता विलियम्स को दी गई है। और ये जो अगर हम बात करें, ये गुजरात के विश्वविद्यालय से भी संबंध रखते हैं। और आप देखेंगे अगर सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा कई प्रकार के ऐसे अद्भुत कार्य किए गए हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, अंतरिक्ष में कई प्रकार की उपलब्धियां इनके द्वारा अर्जित की गई हैं। तो सुनीता विलियम्स में आपको याद रखना है 19 सितंबर 1965 ओहियो एक क्षेत्र है अमेरिका के अंतर्गत जहां इनका जन्म हुआ था। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक कही जाती हैं।
अहमदाबाद से संबंध रखती हैं, गुजरात के विश्वविद्यालय से भी संबंध रखती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला या दौड़ने वाली प्रथम महिला बन चुकी थी, जो कि एक वैज्ञानिक थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। सन 2008 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था भारत के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कल्पना चावला। आप सभी इनको भली भांति जानते हैं, कल्पना चावला को। कल्पना चावला जी की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1961 में इनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला जी का जो है वो जन्म हुआ था और भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी इनको कहा जाता है। अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ इनको माना जाता है। मतलब अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ, जो शटल लॉन्च की जाते हैं अंतरिक्ष में, जो मिशन होते हैं, उनके विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता था। साथ ही साथ भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी इनको कहा जाता है। अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया जो हादसा हुआ था, कोलंबिया जो आप देखेंगे शटल के रूप में जो रॉकेट था हमारा, वो हादसा हुआ था। उसमें दुर्घटना के कारण जो है वो यान जो था वो फट गया था, जिसके कारण कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। तो अगर आप देखेंगे तो 1 जुलाई 2061 में इनका जन्म हुआ था और 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, कल्पना चावला जी की। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। 1 फरवरी 2003 आपको याद रखना है। कोलंबिया आपको याद रखना है। कोलंबिया ये आपको याद रखना है, कोलंबिया वो क्षेत्र था। तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें विस्फोट हुआ था सॉरी, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2061 को इनका जन्म हुआ था। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला जी जो हैं वो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, साथ ही साथ अंतरिक्ष शटल मिशन के विशेषज्ञ के रूप में भी जानी जाती थी। ठीक है, फिर बात करते हैं राकेश शर्मा। सभी जानते हैं इनको भली भांति। राकेश शर्मा जी की अगर हम बात करें तो 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। ठीक है, 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले और विश्व के 138वें ये जो थे वैज्ञानिक थे या अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। भारत के पहले, याद रखना है, भारत के पहले तथा विश्व के 138वें नंबर के ये कौन थे? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। किसको? राकेश शर्मा जी को जो है अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सबके एक एक 2-2 पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग की बात करें, अगर हम आर्मस्ट्रांग की बात करें, नील आर्मस्ट्रांग की अगर हम बात करें तो इनकी अगर आप देखेंगे आर्मस्ट्रांग, इनकी अगर हम बात करें अपोलो अभियान द्वारा, इनके द्वारा चलाया गया था अपोलो अभियान, है ना। और ये जो अपोलो सैटेलाइट था या अपोलो जो रॉकेट था, अपोलो अभियान इनके द्वारा चलाया गया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने थे आर्मस्ट्रांग, है ना। आर्मस्ट्रांग जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो जो हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय बने थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका जन्म की अगर आप देखेंगे तो 5 अगस्त 1930 में वेब का नेटा, याद रखना है, वेब का नेटा ये अमेरिका का ही एक क्षेत्र है। तो वेब का नेटा में अमेरिका में इनका जो जन्म हुआ था 5 अगस्त 1930 में अगर हम बात करें आर्मस्ट्रांग जी का जो है जन्म हुआ था। साथ ही साथ आप देखेंगे इन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेशनल स्पेस मॉडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। ये इनको जो है इस एक सम्मान से सम्मानित किया गया था, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेशनल स्पेस मॉडल ऑफ
ऑनर से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जो है, आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, अपोलो अभियान इनके द्वारा चलाया गया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने थे। 5 अगस्त 1930 में इनका जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था और इनको सम्मानित भी किया गया था। फिर हम बात करते हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई की। विक्रम अम्बालाल साराभाई की अगर हम बात करें तो इसरो की स्थापना करने वाले हमारे विक्रम अम्बालाल साराभाई ही रहे हैं। ठीक है, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई द्वारा जो है इसरो की स्थापना की गई है। भारत में अगर हम बात करें, इसरो जो अंतरिक्ष यान है ना, सैटेलाइट, जितने भी उपग्रह लॉन्च होते हैं इससे संबंध रखता है। ये इसके द्वारा जो है सारी चीज़ें नियंत्रित की जाती हैं। इसरो का ये कार्य होता है, इसरो द्वारा ये वर्क किया जाता है। इसरो की अगर आप बात करें तो इसरो की जो फुल फॉर्म आप देखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और बात करें हम विक्रम अम्बालाल साराभाई जी की, तो इनकी अगर आप बात देखेंगे तो 12 अगस्त 1919 में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। 40 इनके द्वारा जो है संस्थाएं खोली गई हैं, आप समझ सकते हैं 40 संस्थाओं की स्थापना इनके द्वारा की गई है। 86 वैज्ञानिक पत्र इनके द्वारा लिखे गए हैं। भारत को मानचित्र पर स्थान दिलाया, भारत को मानचित्र पर स्थान दिलाया। अभी आप जैसे मानचित्र में भारत देखते हैं ना, तो भारत को स्थान दिलाने वाले, ताकि मानचित्र पे भारत को हम देख सकें, भारत को मानचित्र पर स्थान दिलाया विक्रम अम्बालाल साराभाई द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ 1966 में पद्म विभूषण द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। 1966 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। किसको? विक्रम अम्बालाल साराभाई को। इनकी बात करें तो 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, ये याद रखना है। 40 संस्थाएं इनके द्वारा खोली गई, 86 वैज्ञानिक पत्र इनके द्वारा लिखे गए। भारत को मानचित्र पर स्थान दिलाने वाले ही थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, 1966 में पद्म विभूषण दिया गया। विक्रम अम्बालाल साराभाई द्वारा ही इसरो की स्थापना की गई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में बेंगलुरु में की गई थी, बेंगलुरु में की गई थी 15 अगस्त 1969। याद रखना है 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु में अगर आप देखोगे तो इसरो की स्थापना की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एएस किरण कुमार। एएस किरण कुमार ये भी हमारे एक खास वैज्ञानिक रहे हैं। इनको पूर्व अध्यक्ष माना जाता है, ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं इसरो के, है ना। और 14 जनवरी 1915 नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका 2015 को इन्होंने क्या किया था? पद संभाला था। कौन सा पद संभाला था? इसरो के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पद संभाला था। इसरो हमारी क्या है? एक संस्था है ना। इसरो के द्वारा कई प्रकार के जो है रॉकेट तैयार किए जाते हैं, कई प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, कई प्रकार के परीक्षण जो हैं वो इसरो द्वारा किया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके ही अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो 14 जनवरी 2015 की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष इस समय जो अध्यक्ष बने थे तो वो बने थे एएस किरण कुमार। इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी जन्म की तो 22 अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम जो था अलुरु सीलीन किरण कुमार, जैसे कि एएस किरण कुमार, तो एएस किरण कुमार तो आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो आपको क्या याद रखना है? अलुरु सीलीन किरण कुमार। अलुरु सीलीन किरण कुमार इनका फुल नाम था, किनका? एएस किरण कुमार का। ठीक है, तो अलुरु सीलीन किरण कुमार इनका फुल फॉर्म हो जाएगा और इनको भी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं उडुपी रामचंद्र राव।
उडुपी रामचंद्र राव। ये जो उडुपी है ना, ये उडुपी एक गांव का नाम है और उस गांव का नाम है जिस गांव में रामचंद्र राव का जो है जन्म हुआ था, इसलिए उनके नाम के आगे जो है उडुपी लगता है। तो उडुपी रामचंद्र राव की अगर हम बात करें, ये भारतीय उपग्रह के वास्तुकार रहे हैं। भारतीय उपग्रह आप देखेंगे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं भारत द्वारा, कई उपग्रह लॉन्च होते हैं, तो उनके जो है वास्तुकार के रूप में इन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया है। उडुपी रामचंद्र राव की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा कई वर्षों तक जो है वो एक वास्तुकार के रूप में, वास्तुकार मतलब उसकी रूप संरचना बनाना, इसके रूप में जो है इन्होंने काम किया है। और बात करें अगर 10 मार्च 1932 में इनका जन्म हुआ था, उडुपी जिले में हुआ था। वो जिला है उडुपी, उडुपी जिला है इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगता है, उडुपी लगता है। ठीक है, उडुपी जिला जो है उनके, इसलिए उनके नाम के आगे उडुपी लगाया जाता है। उडुपी जिले में ही इनका जन्म हुआ था। फिर बात करें पद्म भूषण और पद्म विभूषण, दोनों ही इनको जो है सम्मान दिए गए हैं। पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण, विभूषण और पद्म भूषण दोनों से ही इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है भारतीय उपग्रह के वास्तुकार हैं। 10 मार्च 1932 में इनका जन्म हुआ था उडुपी जिले में। ठीक है, पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किए गए हैं। फिर बात करते हैं कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन, कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की अगर हम बात करें तो 1996 से 2003 तक ये अध्यक्ष रहे हैं इसरो के। किसके अध्यक्ष रहे हैं, इसरो के ये अध्यक्ष रहे हैं। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। ठीक है, तो 1994 से तो 2003 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। इनकी अगर हम बात करें जन्म की, तो जन्म की अगर आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1940 में, 24 अक्टूबर 1940 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 24 अक्टूबर 1940 में इनका जन्म हुआ था। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनको भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखो अधिकांश जो वैज्ञानिक मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया ही गया है। लेकिन इनमें से एकमात्र आपको वैज्ञानिक ऐसे देखने को मिलेंगे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की। तो 1994 से तो 2003 तक ये अध्यक्ष रहे हैं। बात करते हैं 24 अक्टूबर 1940 में इनका जन्म हुआ था और पद्म भूषण पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। फिर हम बात करते हैं जी माधवन नायर। जी माधवन नायर की बात करें, ये भी इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जी माधवन नायर की अगर हम बात करें तो ये भी इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 31 अक्टूबर 1943 को, 31 अक्टूबर 1943 में कुलाशेखराम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 31 अक्टूबर 1943 में कुलाशेखराम में इनका जन्म हुआ था। इनको भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं के राधाकृष्णन, ये भी इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। के राधाकृष्णन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसरो का फुल फॉर्म मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो। इनका अगर हम के राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 29 अगस्त 1949 को हुआ था। 29 अगस्त 1949 को इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण इनको दिया गया है। साथ ही साथ के राधाकृष्णन इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये चंद्रयान और मंगलयान दोनों से संबंध रखते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है इनके द्वारा चंद्रयान के अंतर्गत और मंगलयान के अंतर्गत। जब चंद्रयान के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया था, है ना,
और मंगलयान के समय जब रॉकेट लॉन्च किया गया था उस समय के राधाकृष्णन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, तो नाम याद रखना है आपको, के राधाकृष्णन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 29 अगस्त 1949 को इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। बात करें मंगलयान की या चंद्रयान की, दोनों से ये संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं अनुराधा जी टीके। अनुराधा टीके, अनुराधा टीके, तो अनुराधा टीके की अगर बात करें तो 30 अप्रैल 1960 में बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था, है ना। 30 अप्रैल 1960 में बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। मिशन का निर्देशन करने वाली ये प्रथम महिला बनी थी। कोई भी मिशन होता है आप जैसे देखेंगी, चाहे वो आप मंगलयान ले लें या फिर चंद्रयान ले लें, ये जो मिशन होते हैं इनका निर्देशन भी दिया करने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता है जो पूरा निर्देश करता है कि किस तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए, पहले क्या करना है, कब लॉन्च होना है, क्या, ये पूरी प्रोसेस निर्देश होती है। और उस जो व्यक्ति निर्देश करता है उसके आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। तो निर्देश के रूप में कार्य करने वाली ये प्रथम महिला बनी है। ठीक है, मिशन का निर्देशन करने वाली ये प्रथम महिला बनी है अनुराधा टीके। ठीक है, जिनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1960 बेंगलुरु में हुआ था। फिर बात करते हैं ऋतु करिधल। ऋतु करिधल की अगर हम बात करें, मंगलयान मिशन के उप संचालक या उप संचालन के रूप में इन्होंने काम किया है। ऋतु करिधल, ऋतु करिधल, ऋतु करिधल की अगर हम बात करें, ऋतु करिधल कि अगर हम बात करें तो मंगल मिशन जो रहा है, मंगल मिशन तो आपको पता ही होगा, मंगल मिशन जो रहा है या मंगलयान जो रहा है, तो मंगलयान मिशन के उप संचालन, मतलब संचालन तो है लेकिन होता है ना कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उसी तरीके से होता है संचालन करने वाला और एक उसका सहयोगी जिसको उप संचालन बोलते हैं। तो ये उप संचालन करने वाले रहे थे उस समय, ये जो है उप संचालन करने वाली रही थी। साथ ही साथ इनको रोबोट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट वुमेन, रॉकेट वुमेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जिस तरीके से हम APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो मिसाइल मैन के नाम से हम उनको जानते हैं, तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि रॉकेट वुमेन के नाम से हम किनको जानते हैं, तो ऋतु करिधल को हम जानते हैं। ऋतु करिधल की अगर हम बात करें तो मिशन मंगल के ये उप संचालन करने वाली भी रही हैं। साथ ही साथ रॉकेट वुमेन के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे पहले तो बात आती है फुल फॉर्म की, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न बनता है। अबुल पाकिर जैलून अब्दुल, है ना, अब्दीन, और उसके बाद आता है अब्दुल कलाम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैलून अब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ये पूरा नाम हो जाएगा हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, अबुल पाकिर जैलून अब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1931 में हुआ था। 15 अगस्त 1931 में रामेश्वरम, रामानाथपुरम पास में ही है आपका, रामेश्वरम जो है उसके पास में आपका तेलंगाना में अगर आप देखेंगे रामानाथपुरम देखने को मिलेगा। तो रामानाथपुरम जिला जो आपका रहेगा, जिला है आपका रामानाथपुरम, और जो राज्य रहेगा आपका तो वो हो जाएगा राज्य आपका तमिलनाडु। राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। और जिला कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा रामानाथपुरम। और रामानाथपुरम में भी जो क्षेत्र हो जाएगा वो रामेश्वरम, है ना। रामेश्वरम की अगर हम बात करें तो रामेश्वरम में रामानाथपुरम जिला और राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1931 में। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब इनकी मृत्यु हो गई थी? इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 83 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 83 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सिलोन में भाषण देते समय
है ना, ये विद्यार्थियों को भाषण दे रहे थे, उस समय इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। असम में आप सिलोन देखेंगे तो असम जो राज्य है हमारा, वहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, है ना, जो कि सफल नहीं हो पाया था, लेकिन प्रयास भरपूर किया गया था। लेकिन जो 1998 में 1998 की अगर हम बात करें, द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, ये सफल हुआ था। दोनों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी के अंतर्गत किए गए थे। इस समय अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 1998 की अगर हम बात करें, द्वितीय परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुआ था और 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु का परीक्षण किया गया था। दोनों ये परमाणु के परीक्षण किए गए थे। ये परमाणु परीक्षण, द्वितीय परमाणु परीक्षण हमारा सफल हो गया था। 2002 में अगर हम बात करें, इनको 11वें राष्ट्रपति चुना गया था और 90% सीटों के साथ इनको राष्ट्रपति चुना गया था। ये एक खास पॉइंट आपको याद रखना है। विरोध बहुत कम किया गया था, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो विरोध होता है उस चीज़ का, किसको चुना जाना चाहिए, है ना, कई प्रकार की उसमें बाधाएं आती हैं। परंतु हम बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जब राष्ट्रपति चुना जा रहा था, उस समय विरोध बहुत कम हुआ, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, है ना। तो 2002 में अगर आप देखेंगे तो 2002 में 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, 18 जुलाई 2002 से लेकर तो 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, 18 जुलाई 2002 से लेकर तो 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इन्होंने प्रवेश किया, मतलब 1962 तक ये जो हैं इस चीज़ से जुड़ नहीं पाए थे, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से ये जुड़ चुके थे। इनके द्वारा पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च करने वाला व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं SLV-3 बनाया गया था। मतलब आप देखेंगे पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च करने वाले जो व्हीकल होते हैं ना, आप देखेंगे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए और सपोर्ट के लिए व्हीकल बनाए जाते हैं, ताकि उनको आसानी से लॉन्च किया जा सके। रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं उस समय, तो इनके द्वारा एक व्हीकल बनाया गया था। तो आप देखेंगे पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, मतलब जिससे प्रक्षेपण करते हैं, जिससे लॉन्च करते हैं, वो व्हीकल बनाया गया था SLV। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें 3, इसका नाम क्या था, SLV-3, इनके द्वारा निर्मित किया गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फिर बात करें 1982 और 1980 के लगभग की ही बात है, रोहिणी उपग्रह इनके ही द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, इनकी ही निगरानी में इस रोहिणी उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया गया, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 1980-82 के लगभग की बात है, रोहिणी उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में। 1992 से 1999 तक जो हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, उनके विज्ञान सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। जो विज्ञान सलाहकार होते हैं ना, जो इस तरीके के विज्ञान से संबंध रखते हैं, विज्ञान से संबंध रखते हैं, अंतरिक्ष से संबंध रखते हैं, उसके सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया है। 1992 से 1999 के मध्य जो हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, उनके ये सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। उसी के साथ इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे अपनी जीवन शैली पर इन्होंने, अपनी जीवनी पर जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, जो है आपकी विंग्स ऑफ फायर, है ना। विंग्स ऑफ फायर की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनके जीवन की। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बारे में और किस तरीके से आप अंतरिक्ष को देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो एक पुस्तक है जो इन्होंने जीवनी के रूप में लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, ये आपको याद रखना है। गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ,
पर्पस ऑफ लाइफ, ये भी एक पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। इंडिया 2020, ये भी एक पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैंने यहाँ पर 3 ही पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। खास तौर पे पुरस्कार तो इनको बहुत सारे दिए गए। पुरस्कारों की लिस्ट खत्म नहीं होती है कभी भी। बहुत सारे पुरस्कार जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें पुरस्कारों की, 1981 में पद्म भूषण दिया गया इनको, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1997 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। डॉक्टर ऑफ साइंस इनको 2014 में दिया गया, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर इनको कहा गया, डॉक्टर ऑफ साइंस इनको कहा गया और इनके लिए इनको 2014 में सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऑफ इंजीनियर भी इनको कहा गया, है ना। रामानुजन अवार्ड दिया गया 2000 में। वीर सावरकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 1998 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया इनको 1997 में, मतलब 1997 में। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार है। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसे कई पुरस्कार हैं जिनसे अब्दुल कलाम जी को जो है वो सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1981 में पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। 1990 में पद्म विभूषण दिया गया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऑफ साइंस इनको कहा गया। 1914 में ये इनको पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ डॉक्टर ऑफ इंजीनियर पुरस्कार भी दिया गया था। रामानुजन पुरस्कार दिया गया 2000 के अंतर्गत। वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया 1998 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 में दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो इनके द्वारा जो इनको दिए गए हैं और कई इन्होंने प्रयास किए हैं। भारत को बात करें हम, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को अगर हम बात करें, या भारत को विज्ञान के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही साथ इनको मिसाइल मैन के रूप में भी हम जानते हैं। कई इनके द्वारा जो है मिसाइलों का जो है आविष्कार किया गया, कई मिसाइलों को जो है निर्मित किया गया है। इनकी देखरेख में कई ऐसे बड़े कार्य किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु परीक्षण का, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आज हमारे प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से रिलेटेड थे। और भी इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे और अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।